नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आप देख रहे हैं स्वदेश हेल्थ स्पेशल। आज हम बात करने वाले हैं हिप्पोकैम्पस, एक मानसिक बीमारी। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल इस भाग दौड़ भरी लाइफ में मानसिक तनाव, टेंशन, स्ट्रेस थोड़ा बहुत सभी को होता है। लेकिन जब ये ज्यादा होता है तो इसमें गंभीर मानसिक और शारीरिक नुकसान होने लगते हैं। एक रिसर्च में पता चला है कि दिमाग का वो हिस्सा जो चीजों को याद रखने का काम करता है, जिसे डॉक्टरों की भाषा में हिप्पोकैम्पस कहते हैं, वो सिकुड़ता जा रहा है। और साथ ही यंग एज में, और इसका कारण भी माना जा रहा है। डॉक्टर ने बताया कि रिसर्च में सभी मरीजों के दिमाग का एमआरआई किया गया। एमआरआई करने के बाद उनके हिप्पोकैम्पस को मापा गया। जिन लोगों में तनाव कम ना के बराबर था, उनका हिप्पोकैम्पस का साइज सामान्य था, और जिन्हें तनाव था उनका हिप्पोकैम्पस सिकुड़ चुका था। और इसकी वजह से ही यंग एज में लोग भूलने की बीमारी के शिकार हो रहे हैं। तो आखिर क्यों युवाओं का इस तरह से दिमाग सिकुड़ रहा है, युवाओं में तनाव क्यों बढ़ रहा है, क्यों छोटी छोटी बातों को युवा भूलने लगे हैं, तो इसी को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व सुपरिटेंडेंट एम्स रायपुर, और डॉक्टर आर एन टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं नमस्कार। करण सर आपसे जानना चाहूँगा, हिप्पोकैम्पस बड़ा अजीब सा नाम है। सामान्य भाषा में हम इसे क्या कह सकते हैं, और किस तरह की ये बीमारी है, और क्यों इसके शिकार युवा वर्ग ज़्यादा हो रहा है? हम सभी लोग जब मेडिकल विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो हमें पूरी बॉडी के साथ में ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बताया जाता है, और ये फर्स्ट ईयर में बताया जाता है। उसके बाद में फिर सेकेंड ईयर में इसकी फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है, फिर पैथोलॉजी बताई जाती है, फिर इसकी जो न्यूरोलॉजी है, जिसको जिसको पढ़ने के बाद सुपर स्पेशलिटी या एमडी करने के बाद न्यूरो फिजिशियन बनते हैं और न्यूरो सर्जन बनते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ब्रेन का अध्ययन करने से ब्रेन एक बहुत ही जटिल स्नायु तंत्र होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और इसमें जो हिप्पोकैम्पस जो एक भाग होता है ब्रेन का, जो जो ऐसा स्ट्रक्चर है कि अंग्रेजी का एस के आकार का होता है, और ये टेम्पोरल लोब तक इसका जो नर्व टिश्यूज और जो वो जाते हैं, और साथ में ये बेस ऑफ द ब्रेन में होता है, सबसे नीचे की तरफ फ्रंटल लोब से लेकर के टेम्पोरल लोब तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाता है। ब्रेन की फिजियोलॉजी बहुत ही जरूरी है, इसका डेवलपमेंट भी जरूरी है, फिर इसकी पैथोलॉजी में आते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि आज के युग में तनाव से लेकर यंग लोगों में, युवाओं में जो बीमारी चल रही है, भूलने, ब्रेन सिकुड़ रहा है, तो अभी तक तो ये ज्ञान है सभी को कि उम्र के हिसाब से ब्रेन के टिश्यू में यानी होल ब्रेन में सिकुड़न आती है, और वो डीजेनरेटिव चेंजेस बोलते हैं। सेल्स का जो आकार होता है धीरे 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 उम्र के हिसाब से 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल उम्र के हिसाब से उसमें सिकुड़न आती है, छोटा होने लगता है। तो होल ब्रेन जो है वो छोटा हो जाता है। जिस प्रकार से ओल्ड एज में यदि किसी का मर्चुरी में उसका पोस्टमार्टम होता है तो चिकित्सक उसका ब्रेन भी देखते हैं, ब्रेन को देख करके स्लाइस बना करके देखते हैं, उसका आकार है, उसका प्रकार है, उसकी चोटें हैं या और कोई बीमारी है, ये सब का अध्ययन करते हैं। तो ये पाया गया साइंटिफिक तौर पे कि जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है, ओल्ड एज होती है, वैसे वैसे जिस प्रकार से चमड़ी सिकुड़ती है और उसमें सिकुड़न आ जाती है, जैसे आपने देखा झुर्रियां बोलते हैं जिसको, इसी प्रकार से ब्रेन में भी सिकुड़न आती है। तो फिर उसमें उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हिप्पोकैम्पस जिसको बोल रहे हैं आप, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है लर्निंग यानी पढ़ने के लिए, और मेमोरी यानी यादगार के लिए वो जिम्मेदार भाग होता है। आज हम जो भी आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, आप
आप ये जो जटिलताएं उसको समझ नहीं पाएंगे। इसको बहुत से चिकित्सक लोग मिलकर के इसको बनाते हैं, इसकी रिसर्च करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। तो ये जो भाग है ये यादगार आपके जैसे कंप्यूटर में संजो के रखते हैं, इसी प्रकार से इसमें किसी प्रकार की कोई चोट लगती है हिप्पोकैम्पस पे, जो वो टेम्पोरल लोब और फ्रंटल लोब के उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं वो या ब्लीडिंग हो गई है या नेक्रोसिस हो गई है कोई इन्फेक्शन के कारण, ट्यूबरकुलोसिस के कारण या कैंसर के कारण कोई आघात पहुंचा है, ब्लड जमा हो गया है, इन्फेक्शन हो गया उस भाग में, ब्लड वेसल्स में खून का जाना रुकावट हो गई है, और जो इसके जो और भी भाग होते हैं इसे समझना होगा आपको। उसमें इफरेंट आफरेंट जो उसके जो इनपुट्स होते हैं वो आते जाते रहते हैं। इसमें गाइरस होते हैं और सल्काई होते हैं, और दूसरे कंट्रालेटरल भाग में भी इसके जो नर्वस टिश्यूज क्रॉस होते हैं। जैसे राइट साइड में यदि चोट लगती तो लेफ्ट साइड का भाग आपका काम करना बंद कर देता है या पैरालिसिस हो जाता है। तो हिप्पोकैम्पस में भी लर्निंग के साथ में आपका यादगार मेमोरी, ये दोनों यदि इसको किसी प्रकार का डीजनरेशन के कारण, या जैसे अभी कोरोना चल रहा है, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है आपकी कि कोरोना में भी यदि ये डैमेज हुआ है कोविड वायरस से, तो हिप्पोकैम्पस से जो डैमेज हुए हैं जो नर्वस टिश्यू या तंतु या जो भाग है उसका, जैसे गाइरस है, बड़ा भाग टिश्यू होता है गाइरस, और ये जो मुझे याद आ रहा है कि डेंटिस गाइरस और हिप्पोकैम्पस के जो दूसरे सिंगुलेट गाइरस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सब वहीं पे पास में रहते हैं, बेसल गैंग्लिया, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी होती है हाथ पैर को चलाने की, आंखों से देखने की। जैसे पीछे का जो भाग होता है सेरेबेलम, उस टाइप से उसका जिम्मेदारी होती है। तो इसका इफेक्ट अगर कहीं पे भी होगा, इसके तंतुओं के द्वारा एक कनेक्शन होता है, या तो डैमेज हो या डिस्कनेक्ट हो या चोट लगे या इंफेक्शन हो या खून जमा हो जाए या सूजन आ जाए या टीबी हो जाए या कैंसर हो जाए या मेनिंजाइटिस हो जाए, इतनी सारी बीमारियां होती हैं। यदि आपका हिप्पोकैम्पस वाला जो भाग है वो डैमेज हो गया है तो आपसे कोई प्रश्न करेगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। किसी ने बोला व्हाट इज योर नेम, तो आप भूल जाएंगे, मेमोरी लॉस हो गया उसका, सिकुड़न के कारण हो या चोट के कारण हो। हिप्पोकैम्पस को बहुत जरूरी है आपको आखिरी जीवन के आखिरी समय तक, आखिरी सांसों तक बचाए रखने की, चाहे वो अच्छे खानपान से हो, चाहे चोटों से हो, चाहे इन्फेक्शन से हो, चाहे डीजनरेशन से हो, आपको बचा के रखना बहुत जरूरी है। यदि ये भाग आपका काम नहीं करेगा तो आप घर पे बैठे रह जाएंगे और आपका वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, आपका जीवन सुखमय नहीं रहेगा, आप भूलने लगेंगे चीजों को, आपकी याददाश्त में याद नहीं आएगा। आपको कोई भी प्रश्न करेगा तो आप पेपर वगैरह ये वो सब पढ़ नहीं पाएंगे, आपको बहुत से प्रकार की आपको दिक्कतें आएंगी, आपका टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी भूख भी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से इंटरमिंगल्ड मिले हुए हैं। आप थकान महसूस करेंगे, आप सो जाएंगे या जागते रहेंगे, ये सब चीजें आती, इर्रेगुलेशन हो जाएगा आपकी स्लीप का, आपको होश कभी आया, मतलब ये कह सकते हैं कि सामान्य जो हमारी दिनचर्या है, हमारी जो सामान्य दिनचर्या है वो पूरी तरह से प्रभावित होगी, ये इससे प्रभावित हो जाएगी, जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, जीवन खराब हो जाता है। तो इसको ये मान के चलिए आप कि हिप्पोकैम्पस और उसके आसपास के जो और टिश्यूज हैं, थैलेमस वगैरह और जो ग्लैंड्स होती हैं और बेसल गैंग्लिया, ये सब पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हिप्पोकैम्पस से रिलेटेड जितने भी आसपास के जो है, आसपास के मेमोरी के और लर्निंग के, खासकर इमोशनल रेस्पॉन्सेस, थिंकिंग, आपको कोई प्लानिंग करनी है, ये सब आप नहीं कर पाएंगे फिर। इसलिए इसका सिस्टम, इस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को सामान्य रूप से ईश्वर ने भी, देखिए आप, बोनी केज के अंदर रखा है, हड्डियों के उसमें संभाल के बीच में रखा है। ये ऐसे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये इनकी आवश्यकता एक जिस प्रकार से मशीन को चलाने की होती है, कंप्यूटर को चलाने की होती है, और अगर उसका एक कोई कंडेंसर या कोई वायरस, आपका कोई वायर या फिर कोई सेंसर खराब हो गया तो वो काम नहीं करेगा, उसको आपको दुकान में ले जाकर के जमा करना पड़ेगा, उसका जो एक्सपर्ट इंजीनियर है वो देखेगा, चेक करेगा, सुधारेगा, तभी वो काम कर सकता है, नहीं तो वो रखा रह जाता है। ठीक इसी प्रकार से
आपको लेमैन की भाषा में मैं अपने देशवासियों को और प्रदेश की जनता को समझा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसकी चर्चा हो रही है ब्रेन के पार्ट्स की, और उससे रिलेटेड हुए हमारे जिंदगी के जो कार्य हैं जिन्हें हमें संपन्न करना बिल्कुल, पड़ता और है इससे प्रतिदिन इससे किसी हर भी तरह का क्षण, काम उसको करने प्रभावित के ना लिए हो समझना बहुत ही जरूरी और है। लोगों की समस्याएं हल हो पाए, यही हमारे जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य हम रखते हैं कि लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंच पाए। डॉक्टर RN टंडन भी हमारे साथ जुड़े हैं। टंडन सर, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये तमाम बातें अभी करण सर ने बताई कि किस तरह से ये बीमारी जो है हिप्पो को लेकर के कही जाती है, हिप्पोकैम्पस जो भाग है वहां चोटें अगर होते हैं तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। लेकिन अगर एक बड़ी स्थिति में जब हम पहुंचते हैं, जब ज्यादा चोट लगती है, तब हम एक ज्यादा नर्वस वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो आजकल आम दिनचर्या है युवाओं को लेकर के, जो हम बात करें, छोटी छोटी बातें, अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, बॉस ने किसी काम के लिए कहा, 5 मिनट बाद हम उस चीज को भूल जाते हैं। किसी मित्र ने हमसे कुछ कहा, हम 5 मिनट में उस चीज को भूल जाते हैं। तो क्या ये भी हिप्पोकैम्पस के ही संकेत माने जा सकते हैं? देखिए, हिप्पोकैम्पस जो ब्रेन का पार्ट है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक पार्ट है जिसके ऊपर स्टडीज काफी समय से चल रही है। आमतौर पे इस पे बहुत पहले कभी स्टडीज नहीं हुआ करती थी क्योंकि इसको ये माना जाता था कि ये खास कोई एक्टिविटी नहीं करता है और इसका कोई खास योगदान नहीं। परंतु जब इसका पता चला कि इसका योगदान किस चीज में है, तब लोगों को इसमें जानकारी हासिल करने की इच्छा जारी हुई और बहुत सारी स्टडीज शुरू हुई। और ये पहली बार जब ये पता चला कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, जैसे हम बात कर रहे हैं हिप्पोकैम्पस में यादगार, अभी जैसे अभी इमीडिएट जो यादें हैं आपकी वो कैसे गायब हो जाती है। आपने कहा जैसे अभी 5 मिनट पहले किसी ने आपको कुछ कहा, वो आप भूल जाते हो कि काम करना है। ये सब स्ट्रेस के बहुत सारे वजह हो सकती है। पर हिप्पोकैम्पस का जो एक्चुअल पार्ट है, एक्चुअली में एक किसी मरीज के अंदर उसको एपिलेप्सी, जिसको हम जानते हैं आम भाषा में दौरे कहते हैं, उसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये पॉइंट एक पाना गया कि यहाँ से इम्पल्सेस जा रही हैं और उसको एपिलेप्सी हो रही है, तो इसको एक्सरसाइज कर दिया गया हिप्पोकैम्पस को, जो कि हमारे अभी जैसे करण सर ने बताया कि टेम्पोरल लोब में, ये आमतौर पे जो बाहर का हिस्सा होता है टेम्पोरल लोब ब्रेन में, उसके अंदर ये हिप्पोकैम्पस सिचुएटेड होता है। उसको निकालने के बाद उस मरीज की जो हालत थी उसमें ये पाया गया कि उसको जो चीज ऑपरेशन से पहले कोई बात हुई थी वो भूल गया, यानी कि इमीडिएट लॉस उसका उस मेमोरी का हो गया जो ऑपरेशन से पहले उससे बातें हुई थी। यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरीज, इमीडिएट मेमोरीज और खास करके स्पेस का जो होता है वो सब उसका ज्ञान उसको चला गया। ये 1970 के बाद से इस पे डिस्कशन और एनालिसिस शुरू हुई और जब ये देखा गया तो पाया गया कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेन का और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि हर एक चीज से अफेक्ट होता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं उनसे भी होता है, कुछ ड्रग्स हैं उनसे भी होता है, स्ट्रेस होता है तो हमारे जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं घूमते हैं बॉडी में, बहुत ज्यादा जब घूमते हैं तो उससे भी ब्रेन के ऊपर हिप्पोकैम्पस से फर्क पड़ता है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के सब स्टडीज शुरू हुई। उसके बाद से जब से एमआरआई आया है तो एमआरआई की जो कोशिश है और जो डायग्नोसिस है, जो मैपिंग है हर चीज की, वो बहुत ज्यादा होने लगी है। तो जब हमें ये पता चला कि हिप्पोकैम्पस के अंदर किस तरीके की चीजें हो रही हैं जो बहुत जरूरी हैं आदमी के लिए, यानी कि मेमोरी के लिए, इमोशंस के लिए और स्पेस को समझने के लिए, स्पेस खासकर इमोशनल और स्पेस का जो रिलेशन है, यानी कि अगर किसी इवेंट आपके साथ किसी एक खास जगह पे हुई है, उसकी जो यादगार है आपको उस जगह पे जब आप पहुंचोगे तो आ जाएगी उस जगह पे, अरे फला फला जगह पे मेरे साथ ये इवेंट हुआ था। तो ये चीज जो है वो हिप्पोकैम्पस एक रोल प्ले करता है इस मेमोरी को अपने शरीर में आपके दिमाग में रखने। तो जब ये खराब होने लगता है तो आपको इस तरीके के लॉस होने लगते हैं। और आज की तारीख में जो आप युवा वर्ग की बात कर रहे हो, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो स्ट्रेस है और हर तरीके का उनको स्ट्रेस रहता है। यही नहीं कि सिर्फ काम का स्ट्रेस है, उनको आगे बढ़ने का स्ट्रेस है, उन्हें अपने जॉब का स्ट्रेस है,
उनको ये भी चाहिए कि उनको टॉप पे भी पहुंचना चाहिए। तो हर चीज के स्ट्रेस से जो बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं जो घूम रहे हैं आपके सर्कुलेशन में, और ये जितना बढ़ता जाता है उतना आपके हिप्पोकैम्पस पे असर डालता है। और ये देखा गया है कि जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का इफेक्ट हिप्पोकैम्पस पे पड़ता है तो हिप्पोकैम्पस थोड़ा सा सिकुड़ने लगता है, और जब वो सिकुड़ता है तो उसकी जो आपकी कैपेसिटी है वो याद रखने की वो कम हो जाती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। तो हर चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उन्हें कंट्रोल करने के लिए अगर हम सबसे अच्छी बात अपने दर्शकों को बताएं तो मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग है, और आप अपने आप को जितना क्वाइट कर सकते हो इन सारी चीजों से, डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन पे, और अपने आप को स्ट्रेस से दूर रख सकते हो, तो आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम होते जाते हैं बॉडी में, और ये इसका इफेक्ट जो हिप्पोकैम्पस पे हो रहा है वो कम होने लगता है। तो आम तौर पे ये देखा जा रहा है कि आज की तारीख में किन किन चीजों की आपको जरूरत है जो आपको ना ही फिजिकली बट मेंटली भी फिट रख सकें। फिजिकल फिटनेस जब आप करते हो उसके साथ में मेंटल फिटनेस भी बहुत जरूरी है। फिजिकल फिटनेस के लिए तो आप जिम जा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, दौड़ भाग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर मेंटल फिटनेस के लिए क्या कर रहे हो? मेंटल फिटनेस के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं कि थोड़ा सा क्वाइटनेस, मेडिटेशन, कुछ सोचना, कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये जितना मदद आपको करेंगे मेंटली अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, इसका बहुत बड़ा रोल है। और खास करके जब आपको विटामिन और मिनरल्स की बात आती है, क्योंकि जितनी भी सेरोटोनिन प्रोड्यूसिंग खाने पीने की चीजें हैं और बाकी स्ट्रेस की वजह से है, उन सब का असर जो है हिप्पोकैम्पस पे पड़ता है। तो हमें हर चीज को ध्यान में रखना है कि हमारे बॉडी में जो खुशहाली वाले हार्मोन्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए, और सेरोटोनिन जो है जो आपको परेशान करती हैं उनको वो कम होना चाहिए। उसके लिए हमें हर तरीके की चीज को ध्यान में रखना है, चाहे वो खाने पीने का ध्यान हो, चाहे विटामिन डी का ध्यान हो, चाहे विटामिन का ध्यान हो, चाहे बी कॉम्प्लेक्स में खासकर B12 की बात होती है। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है, और स्ट्रेस को सबसे पहले कम करना है। और स्ट्रेस को अगर कम करना है तो हर एक इंसान को इस बात को सोचना है। देखिए, आज की दुनिया में जिस तरीके की भाग दौड़ है और जो कंपटीशन है, तो आप स्ट्रेस से बच नहीं सकते हो, पर स्ट्रेस को कम कैसे कर सकते हो, उन सब चीजों को ध्यान में रखना है। तो चाहे वो योगा हो, चाहे वो आपका तो डीप ब्रीथिंग सर ये मान सकते हैं हम कि लगभग अगर आधा एक घंटा सुबह या शाम अगर लोग अपने जो समय है, जो व्यस्ततम समय है, उसमें से निकालकर अगर इन चीज़ों को देता है तो शायद वो भी लाभकारी हो सकता है, या फिर कुछ और एक तरीका होना चाहिए कि प्रॉपर सुबह ही या प्रॉपर शाम को ही समय देना चाहिए? कभी भी टाइम से इतना ज्यादा नहीं किसी चीज को लीजिए। मैं तो कहूंगा जब आप ऑफिस में बैठे हैं और आपको स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, तो उस समय आप 5 मिनट के लिए भी अगर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने लगोगे, आंख बंद करके थोड़ा सा अपने ध्यान को बटाओगे किसी भी तरफ, तो आपके जो लेवल्स हैं ब्लड में स्टेरॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के और सेरोटोनिन के, ये सब अपने आप धीरे धीरे कम होने लगते हैं। आप कभी भी देखोगे अगर आपको बहुत तेजी से सांस ले रहे हैं और बहुत ज्यादा आपकी हार्ट बीट बढ़ गई है, तो आप अगर शांत होकर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो डीप ब्रीदिंग का मतलब है आपको लंबा सांस खींचना है और देर तक धीरे धीरे करके निकालना है। तो जो ये आप एक्सरसाइज करते हो तो तुरंत आपका जो है वो हार्ट रेट धीरे धीरे कम आने लगेगा। तो इन सब चीजों का बहुत ज्यादा असर होता है। तो समय को ना देख करके कि रात में, सुबह, शाम, दोपहर में करना है, कभी जब भी मौका लगे तब कीजिए। और जब कोई टेंशन हो रहा हो तो डेफिनेटली आप ये ट्राई कीजिए कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। इवन जो हम ओम बोलने की बात करते हैं ना, ओ, ये भी एक तरह से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का एक इफेक्ट है बेसिकली, जो आपके बॉडी पे असर डालता है। तो हर चीज को हमें जब जरूरत है उस समय करना चाहिए, अन्यथा हमारे पास एक शेड्यूल में जरूर रखें जिससे कि हम उस समय अपने शरीर के जो ये चीजें हैं नुकसानदेह, हमारे जो भी चीजें सीक्रेट हो रही हैं बॉडी में, उनको हम कंट्रोल कर सकें।
और जहाँ हम जैसे चॉकलेट खाने की बात करते हैं तो बेसिकली उसके अंदर जो हमारे को निकल, कैडमियम, ये सब मिलता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आमतौर पे नहीं मिलते हैं, पर ये सब चॉकलेट्स में नहीं होते, ये हाई एंड चॉकलेट्स में होते हैं और जो अच्छी चॉकलेट्स होती हैं। तो इनसे हमें फायदे होते हैं कि हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वहाँ पे इन सब चीज़ों की जरूरत होती है। और न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके अगर सेट हैं, फिट हैं, और उन्हें आप किसी भी तरह से अपने कंट्रोल में रखते हो तो आपकी सारी चीजें जो है कंट्रोल में रहती हैं। तो हर एक चीज का हमें ध्यान रखना है अपना, और स्ट्रेस नहीं लेना है। पर हिप्पोकैम्पस बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। बहुत मुश्किल काम। बिल्कुल, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। करण सर, एक बात और जानना चाहूँगा कि आम तौर पर जो युवा जॉब कर रहे हैं, बाहर रहते हैं, खाने पीने का उनका शेड्यूल भी सही नहीं होता, और स्मोकिंग और अगर शराब को लेकर बात करें तो क्या ये भी इस दिमाग पर प्रभाव डालते हैं? और जो जिस तरह से हम जो बात कर रहे हैं कि एक लंबी सांस लेने और इस तरह की जो प्रक्रियाएं जो हम करते हैं, क्या उन पर वो शराब और सिगरेट का जो सेवन है वो प्रभाव नहीं डालता? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और डॉक्टर टंडन साहब ने जो बताया है बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये बहुत ही जरूरी है। 1 किलो वजन का तो ब्रेन होता है जो खोपड़ी हड्डी के अंदर भगवान ने सुरक्षित रखा है, आपको दिया है। इसको किसी भी प्रकार से चोट और आघात नहीं लगना चाहिए। नशीली दवाइयां इसके ब्रेन की सेल्स को प्रवेश ना करें, और शराब जैसे केमिकल्स को उसके अंदर प्रवेश ना होने दें। और वायु प्रदूषण अगर है तो उसमें कई हजार प्रकार के ऐसे मटेरियल और केमिकल, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और जहरीली गैस रहती है। ये सब जो ब्रेन के तंतु हैं, चाहे वो हिप्पोकैम्पस हो, चाहे वो थैलेमस हो, चाहे वो गैंग्लियन हो, चाहे वो और भी भाग हो उसके स्नायु तंत्र के, सबको नुकसान करता है। चोट से लेकर के केमिकल, और केमिकल से लेकर के ऑक्सीजन की कमी, जहरीली वायु, नशीली चीजें, नशीले पदार्थ, स्मोकिंग, और ये सब चीजें, और साथ में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया तनाव से भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कभी तो किसी भी प्रकार की कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास में आते हैं और डॉक्टर सबसे पहले ऑक्सीजन लगाते हैं कि उस भाग को कम से कम ऑक्सीजन तो पहुंचे, फिर ग्लूकोज चढ़ाते हैं कि उसको कम से कम एनर्जी, कैलोरी तो मिले, ताकत, तब वो सेल्स नॉर्मल आना शुरू होंगी। इसी प्रकार से डॉक्टर साहब ने जैसे योगा बताया और दूसरे प्राणायाम बताया, सुबह के व्यायाम बताया, तो ये बहुत जरूरी है। आप और हम अगर स्वस्थ हैं इतनी उम्र में, तो इसको मान के चलिए कि आप अपने ब्रेन का, आप अपने दिल का, आप अपने रक्त का, अपने शरीर का बहुत अच्छी तरह से, हायर स्टैंडर्ड से आप अपने बॉडी का रख रखाव कर रहे हैं। इसलिए साफ साफ बोल सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, खा पी सकते हैं, डाइजेशन हो। अभी ब्रेन में थोड़ा सा भी कुछ भी वो डिफेक्ट हो जाएगा, आपको अनइजीनेस लगेगा, आपकी नींद खत्म हो जाएगी। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो सुकड़ता है तो आपकी यादें चली जाएंगी, आपका नाम कोई पूछेगा तो नहीं बता पाएंगे, यहाँ वहां देखने लगेंगे, इस प्रकार से आप। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा। और डॉक्टर देखिए, अब डॉक्टर साहब ने बताया कि बी कॉम्प्लेक्स की गोली का बहुत बड़ा असर पड़ता है। B1, B6, B12 डॉक्टर न्यूरोबियान को लिखते ही हैं, बॉटल में न्यूरोबियान का इंजेक्शन भी लगाते हैं ताकि वो स्नायु तंत्र जो उसकी जरूरत है उसको वो पूरा कर सके। चलिए सर, दरअसल जानकारी तो हम और भी लेना चाहते हैं, दर्शकों को और भी देना चाहते हैं। समय की थोड़ी सी पाबंदी है हमारे साथ। आप दोनों ने अपने व्यस्तम समय से हमें समय दिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक हैं उनको ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण रही होंगी, और जिस तरह से जो मानसिक तनाव और मानसिक टेंशन को लेकर के जिस तरह से बात कही गई है और उसका जो इलाज बताया वो बहुत ही काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति कभी अगर आपके साथ बनती है तो आप इससे बच सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।